हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड द लेसन नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब क्या? भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अभी बिफोर वी विल स्टार्ट द लेसन वी विल नो द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद। सो इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ द लव टुवर्ड्स योर नेशन। अब इस लेसन में हमने पढ़ना है कि ऐसा क्या हुआ कि भारत में पूरे राष्ट्रवाद की लहर हुई। सो वन बाय वन वी विल रीड। So before we will read the first topic itself, World War One. So World War One कब से हुआ था? 1914 to 1918. World War One की डेट थी 1914 to 1918. So अभी 3 मार्क एंड 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है What was the impact of World War One on India? So now we will discuss answer. So first point is that it created new economic and political situation. तो कोई भी वॉर जो होता है, खास तौर से जो वर्ल्ड वॉर वन था, बिफोर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट, इंडिया वर नॉट ऑफिशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इंडिया ऑफिशियल पार्ट नहीं था, बट वी वर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, सो वी हैव टू टेक पार्ट। अभी ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्स कर दिया कि आप तो हमारे कॉलोनी हो, तो आपको युद्ध में, वॉर में पार्टिसिपेट करना ही होगा। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वो वर्ल्ड वॉर वन। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अभी देखिए क्या होता है, कोई भी वॉर होता है कॉस्टली होता है। वॉर डिमांड मनी, वॉर को मनी चाहिए होता। अब ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे कॉलोनी हुआ करता था, इंडिया ब्रिटिश की, तो जो भी वॉर के बहुत सारे पैसे वो खर्च करते थे वो कहाँ से लेते थे? इंडिया से लेते थे। तो इंक्रीज इन डिफेंस, जो बजट होता था, बजट में ब्रिटिशर्स ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, मतलब इस खर्चे को बढ़ा दिया। और ऑब्वियस सी बात है, वो खर्च वो किससे ले रहे थे? इंडिया से ले रहे थे। तो और देखिए थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अभी जो आज इनकम टैक्स आपके पेरेंट्स देते होंगे और कुछ लोग भी देते हैं इनकम टैक्स, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वर्ल्ड वॉर वन में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्यों? क्योंकि अब उनको मनी चाहिए, तो दे वांटेड टू इम्पोज अ न्यू टैक्स। तो अब उन्होंने क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी फर्स्ट टाइम पे लगा दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए उसका कौन सा पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू वांट गेट फुल 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द विलेजर्स इन आर्मी। अभी क्या होता है, देखिए कोई भी वॉर जो होता है उसको दो चीज चाहिए। द वॉर वांट टू थिंग्स, फर्स्ट सोल्जर्स एंड सेकंड एम्यूनिशन। अब एम्यूनिशन तो आप पैसे से खरीद लेंगे, यू कैन बाय एम्यूनिशन विद द हेल्प ऑफ मनी, बट यू कैन नॉट बाय पर्सन। सो अभी आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने ये क्या किया, जितने भी इंडियंस थे, बहुत सारे इंडियंस जो विलेज में वर्क करते थे, उनको जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट कर दिया। फोर्सफुली, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या करो? जबरदस्ती, उनको कोई चॉइस नहीं था, यू हैव टू जॉइन इन द आर्मी। अब जस्ट इमेजिन करिए कोई उत्तर प्रदेश और बिहार का विलेजर है जो गांव में रहता है, उसने कभी आइस नहीं देखी लाइफ में, अब उसको जाके पोलैंड में, हॉलैंड में उसको लड़ना, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, इससे गुस्सा बढ़ेगा। और ये देखिए, और ये तो इतना काफी नहीं था, सेम टाइम पे अदर एक्टिविटी भी हो गई बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक। इतना सारा कुछ अच्छा हो ही रहा था, अच्छा मतलब बुरा हो रहा था, और उसी में क्या हो गया? क्रॉप फेलियर भी हो गया और एपिडेमिक भी आ गया। तो ये सिचुएशन जो थी 1914 टू 1918 की थी, बहुत खराब सिचुएशन थी, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। ये सिचुएशन बहुत सारी खराब थी, और 3 और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए एक और कुछ एक्टिविटी होती है। क्या एक्टिविटी होती है? देखिए एक एक्टिविटी और हो जाती है उस टाइम पे, किसी पर्सन का अराइवल होता है। वो पर्सन कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन भी आएगा कि व्हेन महात्मा गांधी केम इंडिया। अब महात्मा गांधी कब इंडिया आते हैं? 9, ये डेट आपको एग्जाम पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कब आते हैं इंडिया? 9 जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी कब आते हैं इंडिया? 9 जनवरी 1915 आते हैं। ठीक है, तो कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इंडिया गांधी जी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इंडिया गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी देखिए नॉन वायलेंस का मेथड यूज करते थे। और सबसे पहले उन्होंने, देखिए ये आप बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था चंपारण। ठीक है, कहाँ पे मूवमेंट
मूवमेंट स्टार्ट किया था? क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट आएगा, ईयर के साथ पूछेगा। तो गांधी जी फर्स्ट मूवमेंट इन चंपारण बिहार। कहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किया था? चंपारण बिहार में एक एरिया, वहां पे गांधी जी ने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अब किस लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया था? पहले तो ईयर चंपारण 1916 इन बिहार अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो वहां पे सिस्टम था बिहार में कि वहां के फार्मर्स को, किसी बहुत सारे फार्मर्स को नील जो होता है, नील की प्लांटेशन करना ही होगा। अभी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, तो कोई भी फार्मर भी करना नहीं चाहता था। ये सिस्टम बहुत लॉस में जा रहे थे। तो गांधी जी ने चंपारण में जाके मूवमेंट किया और ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ और ये जो फोर्स प्लांटेशन सिस्टम था ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। तो फर्स्ट मूवमेंट जिसने गांधी जी ने स्टार्ट किया चंपारण 1916। फिर सेकंड मूवमेंट स्टार्ट किया खेड़ा 1917। अब देखिए क्या है, चंपारण बिहार में, फिर खेड़ा आपका कहाँ है? गुजरात में आएगा। मैप भी अगर आप चाहेंगे तो आपको मैप भी पोस्ट करूंगा। सो खेड़ा क्रॉप फेलियर। अब खेड़ा में क्या हो गया था? क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग हो गया था। तो सेकंड मूवमेंट गांधी जी का फर्स्ट 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा एंड 1918 अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में क्या हो रहा था? कॉटन मिल वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनको क्या चाहिए? उनको टैक्स में रिबेट चाहिए, बोनस चाहिए, बहुत सारी ऐसी डिमांड थी। तो गांधी जी वहां पे जाकर अपना सत्याग्रह करते हैं। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट गांधी जी, बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दीज ऑल मूवमेंट आर रीजनल लेवल। ये मूवमेंट छोटे छोटे लेवल पे हो रहे हैं, रीजनल लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे ऐसा मूवमेंट नहीं है। अभी देखिए फिर क्या हो गया, फिर सेम टाइम पे क्या हो गया, एक एक्टिविटी और हो गई। तो जैसे स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि अभी सेम टाइम एक एक्टिविटी और हो गई, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द राउलेट एक्ट। अभी क्या है, ब्रिटिशर्स ने एक और एक्ट लाया, राउलेट एक्ट। अब राउलेट एक्ट में आपको बता दूं, इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक लॉ, काला कानून। इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द राउलेट एक्ट इन ईयर 1919। कब ब्रिटिशर्स ने राउलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया? 1919। तो अभी देखिएगा, हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। With this act, government got powers to detain political prisoners for 2 years without trial। अभी क्या इसका मतलब ये है, what is the meaning of that sentence, कि इस एक्ट से ऑफिशियली ब्रिटिशर्स किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को 2 इयर्स के लिए अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। सॉरी, मतलब कि कोई भी उनके ऊपर केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई ट्रायल नहीं होगा, और कितने इयर्स के लिए अरेस्ट हो जाएंगे? 2 इयर्स के लिए। अब ये लीगल है, रॉलेट एक्ट लीगली किसी को अरेस्ट करेंगे, इलीगल नहीं, प्रॉपर उसके ऊपर क्या होगा, रॉलेट एक्ट लगा के उसको अरेस्ट करेंगे। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये इलीगल अरेस्ट है, तो लीगल अरेस्ट हो गया। उन्होंने क्या मतलब गलत चीज को लीगल बना दिया। So with this act, government got power to detain political prisoners to 2 and more। अभी विदाउट ट्रायल के 2 और मोर ईयर अरेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने लाया क्यों? व्हाई दे गॉट अ रॉलेट एक्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफिशियल है। सो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रॉलेट एक्ट इन 1999। अब इसका रीजन क्या था? इट वाज इंटेंडेड टू कर्ब द पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय इंडियंस। अभी इसका जो मेन रीजन था रॉलेट एक्ट को लाने का, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा ना, चंपारण हो रहा है, खेड़ा हो रहा है, अहमदाबाद हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, गांधी जी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये रॉलेट एक्ट लाया था टू क्रश द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। व्हाट इज द रियल इंटेंट ऑफ रॉलेट एक्ट? टू क्रश द इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटी। सारा पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लो, अपने आप एक्टिविटी मूवमेंट फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए रॉलेट। अब रिजल्ट क्या हुआ रॉलेट एक्ट का? अभी ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडियन तो डर जाएंगे अरेस्ट होने से, लेकिन उसका उल्टा हुआ। अब क्या हो गया? मैसिव स्ट्राइक होने लगी, मैसिव स्ट्राइक होने लगी। गांधी जी ने भी इसका अपोज किया, मैसिव स्ट्राइक होने लगी। अब मैसिव स्ट्राइक होने लगी और उसका उल्टा हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया, इंपोजमेंट ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? ये देखिए डिफरेंट लॉज होते हैं कि इसमें आप बाहर नहीं निकल सकते, आर्मी रूल है, और किसी को जैसे आर्टिकल 144 होता है उसी टाइप से एक मार्शल लॉ उस टाइम पे भी हुआ करता था। अब ये ब्रिटिशर ने डर के मारे मार्शल लॉ लगा दिया कि कोई मीटिंग नहीं हो सकती, पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, ये मार्शल लॉ। अब इसकी वजह से देखिए क्या हो गया, मार्शल लॉ हो गया। तो
विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, और ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दिया था मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ में पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, लेकिन जलियांवाला बाग एक प्लेस है कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में अमृतसर में एक प्लेस है जलियांवाला, जहां कुछ लोग बैसाखी के फेयर के लिए आए थे और कुछ लोग मार्शल लॉ के विरोध में आए थे। तो अभी जनरल डायर ने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। देखिए ये इंसिडेंट पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेट ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919 इन पंजाब अमृतसर। ठीक है, व्हेन जलियांवाला बाग happened 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर, पंजाब में जलियांवाला बाग हो जाता है। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और फेमस मोमेंट देखिए, टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन को ध्यान रखना। टाइमलाइन देखिए 1914 टू 1918, फिर 1916 चंपारण खेड़ा, 1918 अहमदाबाद, फिर रॉलेट एक्ट 1919, फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। अब उसके बाद क्या आता है, ये एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, खिलाफत मूवमेंट और खलीफेट मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, देखिए खिलाफत मूवमेंट ये है, जब सेम ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर 1 जब हो रहा था तो टर्की है कंट्री, मैप में आप देखेंगे तो कंट्री आपको टर्की या तुर्की कंट्री दिखेगा, वो मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री। तो वहां का जो लीडर होता था खलीफा, एक्चुअली खलीफा वाज कंसीडर्ड एज द रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल गुरुज ऑफ मुस्लिम। अभी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 they imposed a very harsh treaty on खलीफा and they started to misbehave, खलीफा से misbehave करने लगे और harsh treaty को impose कर दिया। तो ये सारा करने से इंडियन मुस्लिम को बुरा लगा, ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगेगा ही। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। किसने स्टार्ट किया, हु स्टार्टेड द खलीफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। अभी इसका फुल फॉर्म भी आता है 1 मार्क में, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब देखिए गांधी जी ने भी ये मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, गांधी जी आल्सो जॉइन दिस मूवमेंट। गांधी जी इसने इसलिए ज्वाइन किया इस मूवमेंट को कि ये गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट ओनली फॉर मुस्लिम होगा, हिंदूज भी सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे मुस्लिम भी हिंदू का सपोर्ट, तो गांधी जी ने सोचा कि इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन हिंदूज एंड मुस्लिम। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था हिंदू और मुस्लिम को कंबाइन करने का, और ऐसा हुआ भी, हिंदूज भी पार्टिसिपेट करते थे और मुस्लिम भी। तो ये बहुत अच्छा रीजन हुआ इसका। आप देखिए क्या, बट ये सारी चीजें जो हो रही हैं छोटे लेवल पे हो रही हैं, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हो पा रहा है, रीजनल लेवल पे सारी एक्टिविटी। तो गांधी जी ने प्लान बनाया कि नाउ आई विल स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, इससे पहले एक बुक है, द नेम ऑफ द बुक इज हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज को किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में नॉन कोऑपरेशन का डिस्कशन किया था। क्या इन द बुक हिंद स्वराज गांधी जी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होगा किसी तरह का कोई ब्रिटिशर्स ने कोई कोऑपरेशन इंडियन को करना ही नहीं है, कोई वायलेंस नहीं करना है, लेकिन हमको उनका कोई कोऑपरेशन, कोई हेल्प नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अभी मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, ये तो ऑनलाइन क्लास है, बट ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आते हैं। अगर सारे बच्चे बैठकर सारे स्टूडेंट चिल्लाएंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, एम आई एबल टू टीच? नो, आई एम नॉट एबल टू टीच। तो गांधी जी ने भी बोला कि सब सारा नॉन कोऑपरेशन कर दो, और नॉन कोऑपरेशन में ब्रिटिशर्स क्या होंगे, अपने आप उनकी यहाँ से चले जाएंगे। अब क्या करना था, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। अब इसका रीजन क्या करना होता था नॉन कोऑपरेशन में, सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स। अब गवर्नमेंट बहुत सारा टाइटल देती थी। अब कैसा टाइटल देती थी, जैसे होता है ना डॉक्टर इंजीनियर भी एक टाइटल होता था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी टाइटल होती, सर टाइटल दिया जाता है, सर जॉन साइमन, लॉर्ड, ये उस टाइम के टाइटल होते थे, सर, लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, राय बहादुर। तो ये सारा टाइटल गांधी जी ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जितने भी लोग हैं जिनको ब्रिटिश की ओर से टाइटल मिल रहा है, सब वापस कर दो, सरेंडर। अब एक टाइटल, एक प्राउड फीलिंग आता था ना कि ब्रिटिश ने हमको टाइटल दिया है, राय बहादुर या कुछ भी हो गया, तो सारा ये टाइटल को क्या करना था, नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि हमको ब्रिटिशर्स का कोऑपरेशन नहीं करना था। तो सरेंडर ऑफ टाइटल फर्स्ट, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। अभी क्या करना है, ये सब एक्टिविटी, दीज आर द एक्टिविटी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब कि सिविल सर्विसेज में नहीं जाना, आईएएस के एग्जाम नहीं देने उस टाइम पे, और क्या करना, आर्मी का बॉयकॉट करना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी,
पुलिस का बायकॉट करना है, कोर्ट्स का बायकॉट करना है, स्कूल का बायकॉट करना है, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स आल्सो. So what are the factors during the non-cooperation movement? Surrender of government titles, boycott of civil services, boycotts of army, boycott of police, boycott of courts, boycott of British schools, boycott of the foreign cloths. This is most important. Boycott of foreign cloths. जो मिल्क क्लॉथ बन के आता था ब्रिटिश से, वो चीप